यस वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अनदर लेक्चर, अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड रिसर्च। अभी हम लोगों ने बात किया था शाम को 7 बजे 75 मिनट में पूरा हायर एजुकेशन। नाउ वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर पेपर वन इन जस्ट 75 मिनट। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, जुड़ जाइए साथ में। देन वी विल ट्राई टू फिनिश इट आउट होल रिसर्च मेथोलॉजी इन जस्ट 75 मिनट। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन करिए सभी लोग। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग कर दीजिए जल्दी से, ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। वी आर स्टार्टिंग विद इन द वेरी फ्यू मिनट। जल्दी से एक बार सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद द वेरी फ्यू मिनट। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। 75 मिनट में रिसर्च हम लोगों ने टीचिंग पूरा खत्म किया था। देखा था आप लोगों ने, शाम को 7 बजे शुरू किया था, 8 बज के 14 मिनट तक की हमने पूरा हायर एजुकेशन पेपर वन के परस्पेक्टिव से खत्म कर दिया था। तो अगले 75 मिनट में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच वी आर गोइंग टू बी कंप्लीट इन अनदर 75 मिनट। So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since class 11 year, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research institutions like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, Amity University, Sarda. Mentored and guided more than 1,000 candidates for UGC NET in a Commerce, Management and Economics. Cracked the UGC NET JRF in a 4 times in a Commerce and Management. Published more than 20 रिसर्च पेपर in टॉप क्वालिटी जर्नल्स। 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर दुनिया के टॉप क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिश करा चुके हैं। MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MCOM IB, MA इकोनॉमिक्स एंड PhD अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो एक बार सब लोग जल्दी से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रात को 8 बजे आपको पता है कॉमर्स का रेगुलर बैचेज चल रहा है हम लोगों के वाईफाई UGC नेट हिंदी चैनल पर। और रात को 10 बजे बैचेज चल रहा है हम लोगों के लगातार मैनेजमेंट के, या जो बच्चे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो भी रात को 10 बजे जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी के वाईफाई UGC नेट हिंदी चैनल पर। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जिन्होंने अभी तक की नहीं लिया, जल्दी से लिए। लाइव क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्विजेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। चैट विद योर एजुकेटर्स, इंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, अनलिमिटेड एक्सेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, लाइव टेस्ट होंगे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना, सबसे पहले स्टेप 1 अनअकैडमी का लर्निंग आप सर्च करिए, लर्निंग आप डाउनलोड करिए। मैनेज गोल में NTUGC नेट प्लस या इकॉनिक में से कुछ भी ले सकते हैं। प्लस की फीस केवल 12,375 रुपए, अगर मेरा कोड यूज करेंगे AGS 101। वैसे फीस है 13,750 रुपए। इसकी फीस है 26,000 रुपए, बट मेरा कोड यूज करने के बाद AGS 101 करने के बाद आपको केवल 23,400 रुपए देना पड़ेगा। देखिए 13,750 रुपए देना कितना पड़ेगा आपको, आपको केवल 12,375 रुपए देना पड़ेगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 का रेगुलर क्लासेस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट सब कुछ मिलने वाला है वो केवल 12,375 रुपए में। तो बिना समय खराब किए
मेरा कोड यूज करके AGS101 करके लीजिए सब्सक्रिप्शन और स्टार्ट लर्निंग विद अस। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। प्लस में आइकॉनिक की बात करता है, आइकॉनिक थोड़ा कस्टमाइज है इसलिए फीस भी ऑलमोस्ट डबल है। पर्सनल कोचेस वुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, SOPs और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो आज के टॉपिक हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए कंटेंट लेके आए हैं। आज के टॉपिक है, पहले हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, तो बेसिक ऑल अबाउट बेसिक से लेकर हम लोग एडवांस तक के जाएंगे। टॉपिक है रिसर्च क्या होता है। तो रिसर्च इज ए serious academic activity with a set of the objectives to explain or analyze or understand the problem or finding the solutions for problem by adopting a systematic approach in collecting, organizing and analyzing the information related to the problem. तो रिसर्च क्या, रिसर्च इज ऑल अबाउट ए वेरी सीरियस एकेडमिक एक्टिविटीज। तो रिसर्च हम लोग, वेरी गुड इवनिंग दी रेशमा जी। सो व्हाट हम लोग रिसर्च का मतलब री प्लस सर्च, री प्लस सर्च। तो हम लोग रिसर्च दो कारणों की वजह से करते हैं। समटाइम्स वी जस्ट वांट टू बी, क्या करना चाहते हैं हम लोग, कुछ नए में से, कुछ पुराने में से कुछ नया निकालना चाहते हैं, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन एग्जिस्टिंग वन। तो पहले रिसर्च होती है कि उसमें कुछ नया निकालना चाहते हैं, वो भी रिसर्च कहते हैं। या यू जस्ट वांट टू बी एक्सप्लोर वेरी समथिंग न्यू, ये बिल्कुल नया निकालने की प्रक्रिया को भी रिसर्च कहा जाता है। या पुराने जो कुछ हो चुकी है रिसर्च, उसमें कुछ नया निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। री प्लस सर्च। तो रिसर्च एक सीरियस एकेडमिक एक्टिविटी है विद सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू एक्सप्लेन और एनालाइज और अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक स्टडी एक्चुअली में। तो विल ट्राई टू कलेक्ट द डेटा, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, एनालाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। तो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी देख सकते हैं, शोध एक गंभीर शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें समस्या से संबंधित सूचना को एकत्र करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने, व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाकर किसी समस्या को हल करने समझने के लिए हम लोग रिसर्च का यूज करते हैं। तो इट्स एक्चुअली एकेडमिक एक्टिविटी है। अगर परिभाषा की बात करें, रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, तो रिसर्च में बी डिफाइंड as a systematic and the objective analyze a recording of controlled observation that may lead to the development of generalization principles of theory resulting in a prediction and possibilities of ultimate control of event that is called research. Sometimes research is defined as a movement from known to unknown. It is an effort to discover something. Some people say that research is an effort to know more and more about less and less. हिंदी में देखिए, अनुसंधान नियंत्रित और अवलोकन की व्यवस्थित और उद्देश्य विश्लेषण और रिकॉर्डिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो घटनाओं या सामान्यताओं, सिद्धांतों को जन्म दे सकता है। तो रिसर्च इज ऑल अबाउट सिस्टमेटिक एक्टिविटी। वी ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स, वी ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स, वी ऑलवेज ट्राई टू रिकॉर्ड दोज थिंग्स। अकॉर्डिंग टू द किलफोर्ड वुडी ने क्या बोला है रिसर्च के बारे में, समझिए। रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड द रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मतलब डिफाइनिंग और दोबारा रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, सजेस्ट सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशंस, इवेल्युएटिंग द डेटा, मेकिंग द डिडक्शंस, reaching the conclusions, and as clarify the test in the conclusions to determine whether they fit the formulating a hypothesis or not. So research may be defined any organized inquiry, discussion carried out to provide information for solving a problem. रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है कि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं रिसर्च के। रिसर्च इज ए कॉन्शियस अप्रोच टू फाइंड आउट द ट्रूथ, कुछ सत्य निकालने, कुछ सही चीजें को खोज करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, विच इज हिडन एंड विच इज नॉट बीन डिस्कवर्ड बाय द अप्लाइंग साइंटिफिक प्रोसीजर। हम लोग ऐसी चीजों की खोज करने की कोशिश करते हैं जो छुपी हुई हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो साइंटिफिक प्रोसीजर को अप्लाई करने के बाद भी डिस्कवर नहीं की गई हैं। देयरफॉर ईच रिसर्च हैज इट्स ओन फोकस। सभी रिसर्चों का एक अपना अपना फोकस है। दिस इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सर्टेन रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक गाइड पॉइंट टू रिसर्च, मतलब ऑब्जेक्टिव इज लाइक जस्ट लाइक ए गाइड, काम करना कैसे है। रिसर्चर डजंट नोज योर इज फोकस, इट इज ऑल्सो बिलीव दैट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेटा टू बी कंपाइल्ड। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि कैसा डेटा हमको कंपाइल करना है, स्कोप ऑफ कलेक्शन क्या होगा, टारगेट ग्रुप सैंपल साइज क्या होगा, सेवरल अदर क्रूशियल एस्पेक्ट विच अल्टीमेटली डिसाइड द सक्सेस और फेल्यूर और एडुकेसी और फेल्यूर। तो रिसर्च के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। रिसर्च के 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। टू टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना को चेक करना, जो आपने आज हम परिकल्पना बनाए।
डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी, डेवलप द फोकस, रिवील द कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग कई सारे कारणों की वजह से रिसर्च करते हैं। सपोज दैट अगर कोई मान लीजिए समाज में, सोसाइटी में कोई दिक्कत आ गया, जैसे कोविड 19 पे कितने पिछले 1 साल से लगातार वैक्सीन बनाने की बात चल रही थी, लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था। फाइनली वी हैव मेड इट द वैक्सीन। तो दैट इज कॉल्ड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। शोध का या अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? वी ऑलवेज समटाइम्स ट्राई टू फाइंड आउट certain what we call outcomes, certain result। तो हम लोग कई सारे कारणों की वजह से रिसर्च करते हैं। तो ये 4 मेरे मेन कारण हैं। पहला आ गया डेवलप द फोकस, मतलब द रिसर्च में बी अंडरस्टैंड फॉर बिकम द फैमिलियर विद सम फिनोमिना और गेट टू नो मोर इन डेप्थ इट। हम लोग कुछ डेप्थ में नॉलेज गेन करना होता है, कुछ स्पेसिफिक चीज में कुछ अंदर जाके हमको कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, डीप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम लोग रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, since the days of the steam engine, the research continued to come with the more powerful locomotive, which could be operated with the alternative source of energy like diesel electricity। एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि सबसे स्टीम इंजन चलते थे, भाप वाले इंजन चलते थे, लगातार रिसर्च लगातार चलती रही, और बहुत सारे पावरफुल लोकोमोटिव इंजन आए, डीजल आया, अब कहीं ना कहीं फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस करके हम लोग कंटिन्यू उस पर कुछ ना कुछ डेप्थ स्टडी करके वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग वेरी न्यू। ठीक है। इट रिवील द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विशेषताओं को प्रकट करता है। कैसी विशेषताओं को प्रकट करता है? टू क्लियरली द रिवील द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और सिचुएशंस और ग्रुप लाइक ए सोसाइटी टू अनदर टाइप ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो एक ये भी विशेषताओं को प्रकट करता है किसी व्यक्ति या स्थिति या किसी समूह या समाज की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करना अन्य प्रकार का अनुसंधान का एक उद्देश्य है। उदाहरण, इन दोनों में एक अपराधी को सजा सुनाए जाने से पहले यह अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है कि उसे अपराधी क्यों बनाया गया। इससे अपराधियों के लिए खुद को जमाने और जीवन की मुख्य धारा में शामिल होने के अवसर पैदा करने में मदद मिलती है। मतलब ये कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवील करते हैं कि सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल इन दिस डेज क्रिमिनल इज सेंटेंस एफर्ट और टेकन टू स्टडी व्हाई ही हैड टर्न क्रिमिनल, कि वो क्रिमिनल क्यों बना, अपराधी क्या बना, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। दिस हेल्प डेवलप एन अप्रोच टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिमिनल टू चेंज देमसेल्फ एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द लाइफ। It determine the frequency of the occurrence. To determine the frequency with which something occurs or which is associated with something else. In social research, one of the major areas of repeated and continuous research in analysis of poverty and the unemployment. अब मान लीजिए हम देखें कि सरकार की योजनाओं का गरीबी हटाओ पे क्या प्रभाव पड़ा। सपोज दैट तुम लगातार कई बार उसका इम्पैक्ट देखने की कोशिश करेंगे, 1 साल में 2 बार, फिर अगले साल। तो डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस, कि ये घटना की आवृत्ति को निर्धारित करता है। उस आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जिसके साथ कुछ घटित होता है, जिसके साथ ये किसी और चीज से जुड़ा होता है। सामाजिक अनुसंधान में दोहराया और निरंतर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में से गरीबी और बेरोजगारी का विश्लेषण है। तो we have the numerous number of the reason behind the frequency of the occurrence। तो हम लोग लगातार रेपिटेटिव चीजों का कई बार कोशिश करते हैं, तो कहेंगे फाइनली हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को सक्सेस मिलती है। फाइनली आया इट टेस्ट द हाइपोथेसिस, जो हम लोग परिकल्पना बनाते हैं उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। टू टेस्ट a hypothesis about the causal relationship between variables being studied, this type of research is mainly to determine the relationship between various factors so that necessary policy options could be framed. For example, the reason for several malpractices adopted in a public distribution outlet include the low salary and the absence of regulation of the services on the staff in such outlet. This in turn make them to the feel insecure and they resort to malpractices. Having found this, the government had taken a policies to improve the salary structure of this staff and regularize their services. क्यों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले में लोग क्यों माल प्रैक्टिसेस को या कोई गड़बड़ डाला, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्यों चोरी करता है आदमी गवर्नमेंट उसमें। तो इट यूज्ड टू बी द न्यूमरस नंबर ऑफ रीजंस, कई सारे रीजंस थे, लाइक कि लो सैलरी होती थी, स्टाफ की मेहनत पूरा करा, स्टाफ सैलरी बहुत लो हुआ करती थी, रेगुलेशंस कुछ नहीं थे सर्विसेज के। तो दीज यूज्ड टू बी द न्यूमरस नंबर ऑफ द रीजन, दैट इज द ओनली रीजन। तो ये कि हम लोग हाइपोथेसिस भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब अगला आया, ये तो हो गया हमारा बेसिक रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च डिजाइन हमने बता दिया। अब बात करेंगे लोग व्हाट इज ऑल अबाउट द रिसर्च डिजाइन।
ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन refers to the overall strategy that you choose to integrate the different component of the study in coherent, logical way, thereby ensuring that you will be effectively address the research problem. It constitutes the blueprint for the collection, measurement, analysis of the data. Note that the research problem determines the type of the design you should use, not the other way around. तो रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट, हमको ओवरऑल रिसर्च करनी कैसे है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे हम लोग, मेजरमेंट क्या होगा, तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द रिसर्च डिजाइन। देखिए हिंदी में देखिए, अनुसंधान डिजाइन समग्र रणनीति को संदर्भित करता है जिससे आप एक सुसंगत और तार्किक तरीके से अध्ययन के विभिन्न घटकों को एकीकृत करने के लिए चुनते हैं, जिससे ये सुनिश्चित करना है कि आप प्रभावी रूप से अनुसंधान समस्या का समाधान करेंगे। ये डेटा के संग्रह, माप और विश्लेषण का खाका तैयार करता है। ध्यान दें कि सोच समस्या ये निर्धारित करती है कि आपको किस प्रकार के डिजाइन का उपयोग करना चाहिए, ना कि दूसरे तरीके का। तो रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से हमको रिसर्च डिजाइन करना है। तो देखिए होता क्या है, एक मिनट, हम लोग सभी रिसर्च डिजाइन सभी जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को कौन सी रिसर्च डिजाइन कहां पर यूज करनी है उसके पहले आपको पता होना चाहिए आपको रिसर्च प्रॉब्लम, आपको अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से एड्रेस करनी पड़ेगी। अगर रिसर्च, क्योंकि सभी जगह पर सभी रिसर्च डिजाइन यूज नहीं कर सकते। द फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिजाइन इज टू इंश्योर दैट एविडेंस ऑब्टेन्ड इनेबल्स यू टू इफेक्टिवली एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम लॉजिकली एंड ambiguously as possible. In social science research, obtaining the information relevant to the research problem generally entail the specify the type of evidence needed to test a theory, to evaluate a problem, or to accurately describe and assess the meaning related to the observable phenomena. तो कुल मिलाकर रिसर्च डिजाइन का मतलब है कि हम लोगों को पहले रिसर्च प्रॉब्लम को ठीक से एड्रेस करना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान रिसर्च का हम लोग क्या होता है, पहले पूरी तरह से हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च इंफॉर्मेशन है, वी हैव टू बी ट्राई टू गैदर इट आउट दोज इंफॉर्मेशंस। फिर हमको देखना पड़ेगा कि जो भी आप थ्योरी बनाना चाहते हो उसको हमको टेस्ट करना है। विद दिस इन अ माइंड, कॉमन मिस्टेक मेड बाय द रिसर्चर, सबसे बड़ी रिसर्चर एक गलती करते हैं इज दैट दे बिगिन देयर इन्वेस्टिगेटर्स फॉर टू अर्ली। वो अपनी रिसर्च, अपनी खोज करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं और सब क्रिटिकली उसको सोचा भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बिफोर दे हैव थॉट क्रिटिकली अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम। अभी आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड यू हैव स्टार्टेड द वेरी गुड इवनिंग जी जितेंद्र जी। एंड यू हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेटिंग। तो आपको बहुत जल्दी नहीं करना, पहले आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई करिए, इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए, कहाँ से डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद ही आप रिसर्च करना स्टार्ट करिए। Without attending to that their design issued beforehand, the overall research problem will not be adequately addressed, and any conclusion drawn will run the risk of being weak and unconvincing. तो अगर सही तरीके से आपने रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं किया है, सही तरीके से रिसर्च को एनालाइज नहीं, आपने प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं किया है, बहुत जल्दी रिसर्च का डिसीजन ले लिया आपने, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, उससे जो कंक्लूजन्स निकलेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपके रिसर्च के नहीं आएंगे। हिंदी में देखिए तो बच्चे हिंदी के, एक सोच डिजाइन का कार्य सुनिश्चित करना है कि प्राप्त किए गए सबूत आपको प्रभावी रूप से और यथासंभव स्पष्ट रूप से अनुसंधान समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाते हैं। तो पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आया और रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली एंड जस्टिफाइड सॉल्यूशन particularly in relation and validated design that could have been used। अब जो भी रिसर्च डिजाइन चूज करिए, रिसर्च मेथड चूज करिए, डिस्क्रिप्टिव यूज करिए, एक्सप्लोरेटरी यूज करिए, एक्सपेरिमेंटल यूज करिए, कोई भी यूज करिए, पहले उसको ठीक से पढ़े, रिसर्च प्रॉब्लम को समझिए, और कोई भी रिसर्च डिजाइन चूज कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए सिलेक्शन को, और आप अल्टरनेटिव डिजाइन को भी इवेल्युएट करिए कि आप और कोई अगर डिजाइन यूज करते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। फिर रिव्यू एंड सिंथेसिस प्रीवियसली पब्लिश लिटरेचर एसोसिएटेड विद द रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद कोशिश करिए जो प्रीवियसली आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने पुराने पेपर्स थे, पुरानी रिसर्च जितनी हो चुकी है, तो लिटरेचर रिव्यू पढ़ के देखिए। क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई हाइपोथेसिस, अच्छे से हाइपोथेसिस बनाइए, क्लियर हाइपोथेसिस बनाइए। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड इवनिंग है दीपक जी। Effectively describe the information data which will be necessary for adequate testing of the hypothesis and explain how such information data will be obtained। फिर आप कोशिश करिए कि इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करेंगे आप बच्चा,
जो भी आपको अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द एनालिसिस। उसके अलावा आपको एनालिसिस किस मेथड से आप डेटा एनालिसिस करोगे वो भी आपको अच्छे से पहले डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके आगे हम रिसर्च डिजाइन बताएंगे। यहां पर आपको ये समझ लीजिए रिसर्च प्रोसेस। बेसिक हमने आपको रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बता दिया, रिसर्च क्या होता है वो बता दिया, रिसर्च डिजाइन क्या होता है वो बता दिया। रिसर्च प्रोसेस हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोज द रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहला होता है रिसर्च प्रोसेस का स्टेप रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन द डायग्नोज द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोज करना है। सेकंड आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ए स्टडी ऑफ द पास्ट डेटा। आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो भी आपने परेशानी पता करी या जो भी आइडेंटिफाई करी, प्रॉब्लम को डायग्नोज किया है, उसके बाद सेकंड आएगा लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू द स्टडी ऑफ द पास्ट डेटा, जो वो सब रिसर्च आपकी परेशानी से, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उसको कोशिश करिए। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद ही, लिटरेचर रिव्यू का मेन उद्देश्य होता है करने का टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप। कोई पूछता है कि लिटरेचर रिव्यू क्यों करना है, टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप। हम लोग लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं, देखिए आप कभी भी पीएचडी करेंगे, कोई भी रिसर्च करेंगे, हम लोग हमेशा पीएचडी का मतलब होता है कि आपको कि वेरी यूनिक काम करना है, कुछ नया काम करना है, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ऐसा टॉपिक चूज करना है विच इज नॉट ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, जो पुराना पास्ट में ना हुआ हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले लिटरेचर रिव्यू पढ़ना होगा, पहले आपको तो पता हो कौन कौन सा काम हो चुका है। और देखिए कोई भी पीएचडी करता है, कोई भी रिसर्च करता है, हर रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस होती है। तो आप लिटरेचर रिव्यू करके ये पता लगा सकते हैं कि आप रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लोगे। हर इंसान ने कोई ना कोई चीज छोड़ी होगी। तो बी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट दोज थिंग्स। So be the main motto behind the literature is to find out the research gap। तो एक बार लिटरेचर गैप फाइंड आउट हो गया, थर्ड हो गया टू डेवलप द रिसर्च हाइपोथेसिस। डेवलप द रिसर्च हाइपोथेसिस, सॉरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। हाइपोथेसिस उसके बाद बनाएंगे, तो डेवलप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। जो गैप होगा भाई हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, लोग बहुत सारे पीएचडी में 5-6 ऑब्जेक्टिव लगते हैं, वो बिल्कुल गलत है। 2-3 ऑब्जेक्टिव भी 3-4 साल में पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो बी ऑलवेज ट्राई टू फिक्स इट एटलीस्ट 2-3, 2-3 ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं। टू डेवलप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर आता है टू डेवलप द रिसर्च हाइपोथेसिस। यहां पर हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे कि यहां पर वही नल बनाओगे या अल्टरनेट बनाओगे, आगे आपको बताएंगे। नल हाइपोथेसिस होता है कि देयर इज ए, टू डेवलप द रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब है डेवलप द, सॉरी नल हाइपोथेसिस का मतलब है if there is a no gap, if there is a no difference between the theoretical data and the experimental data, that is called null hypothesis. If there is a difference between the theoretical data and the experimental data, that is called alternative hypothesis. So develop the research hypothesis। अगला आया to develop the research plan, to develop the research plan। अब रिसर्च प्लान में हम लोग बहुत सारी चीजें बनाएंगे। अब देखेंगे इसमें रिसर्च डिजाइन कौन सी होगी आपकी। डिस्क्रिप्टिव यूज करेंगे, एक्सप्लोरेटरी यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंटल यूज करेंगे, इवैल्यूएटिव यूज करेंगे, एक्सपोज फैक्टो, प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, बहुत सारी टाइप की हो गई हमारी। कोरिलेशन, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। फिर डेवलप उसके अलावा रिसर्च डिजाइन। सैम्पलिंग की टेक्निक्स कौन सी होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे, रैंडम सैम्पलिंग होगी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाई, मल्टी स्टेज, सब आगे हमको बताया जाएगा। फिर स्केलिंग, स्केलिंग की कौन सी टेक्निक यूज करोगे, डेटा कैसे एनालिसिस करोगे, पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करोगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करोगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा वो तो आगे आएगा। फिर डेवलप द रिसर्च प्लान के बाद अगला आया कलेक्शन ऑफ डेटा।
whether it's a primary data or secondary data. Primary data वो होता है whatever the data you are collecting in the very first time, that is called primary data. Secondary data वो होता है which is already available in the market. उसके बाद अगला आएगा एनालिसिस ऑफ द डेटा. डेटा को एनालिसिस करिए, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करिए. हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया वही फाइंडिंग्स, लिमिटेशंस, सजेशंस. 10th is conclusion. Finally 11th is references and bibliography. References and bibliography. ठीक है. और नेक्स्ट लास्ट रिपोर्ट राइटिंग. रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी आप एपीए स्टाइल से लिख रहे हैं या एमएलए स्टाइल, दो टाइप से लिखते हैं हम लोग. ये बताएंगे कभी आपको अगले लेक्चर में, कभी एपीए और एमएलए स्टाइल. एपीए होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. ठीक है. अब आया अगला टॉपिक है रिसर्च मेथड. रिसर्च मेथड्स. तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च को हम लोगों ने बेस्ड ऑन द इंटेंट, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन, एक्शन, एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड सर्वे. पहला आ गई फंडामेंटल, बेसिक, और इसको बोला जाता है प्योर रिसर्च. ये हम लोग मेनली यूज करते हैं साइंसेस में. कब यूज करते हैं? मेनली ये विज्ञान में यूज किया जाता है जब हमको जब थ्योरी से जब थ्योरम बनाना होता है. क्या? व्हेन यू जस्ट वांट टू बी मेक थ्योरी से थ्योरम बनाना पड़ता है. जब एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी होता है वहां पर बेसिक, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च का प्रयोग किया जाता है. तो प्योर और बेसिक रिसर्च इज सर्च फॉर ब्रॉड प्रिंसिपल. हम लोग एक पहले से थ्योरी दिया हुआ उसको और एडवांस करना है, वहां पर हम लोग फंडामेंटल, बेसिक, प्योर रिसर्च का यूज करते हैं. तो प्योर और बेसिक रिसर्च इज सर्च फॉर broad principle and synthesis without immediate utilization of objective. It is not concerned with the solving any practical problem or policy. को practical problem इसे solve नहीं कर पाते हैं हम लोग, केवल advancement कर पाते हैं थ्योरी, क्योंकि बिल्कुल बुनियादी, बिल्कुल बेसिक रिसर्च होती है. Problem of the policy, but designing and the fascinating the tools of analysis with discovering the underlying, if possible, universal laws and theories. बस याद रखिए कि फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च का प्रयोग हम लोग करते हैं, मुख्यतः हम लोग विज्ञान में यूज करते हैं. जब थ्योरी से थ्योरम बनाना पड़ता है हम लोग ऐसी जगह पर फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च का यूज करता है. अभी हम लोग केवल अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे, एक्शन की आगे बात करेंगे. अप्लाइड रिसर्च ऑल्सो नोन एज एक्शन रिसर्च, बट देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस. क्या डिफरेंस है वो अभी आगे बताएंगे. इट्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड द प्रॉब्लम. कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जब हमको यूज आपको उसका आपको सोल्यूशन निकालना होता है, हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं. और बट हमको कहीं इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम. बहुत तुरंत हमको परेशानी का पता करना है, ऐसी जगह पर हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं. तो such research being of the practical value may relate to current activities, immediate practical situation. It aims at finding a solution for an immediate problem facing a society. Practically all social science research. तो मुख्यतः सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं कि समाज में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसमें कोई इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां पर हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, it is designed to describe something such as demographic characteristics of consumer who use the product. It is designed to describe something such as demographic characteristics of consumer who use the product. It deals with the determining frequency with which something occurs, how two variables vary together. मतलब it deal with the why and what, क्यों हुआ और क्या हुआ. It doesn't deal with the how. This study is also guided by the initial hypothesis. For example, an investigation of the trend in consumption of the soft drink in relation to the Russian economic characteristics. कुल मिलाकर समझिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हम लोग प्रयोग करते हैं जहां पर
विच इज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, यहां पर समझिए आप, जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है, विच इज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, या विच इज हैपनिंग, जो ये मोदी सरकार का गरीबी हटाओ पे 2014 से लेकर 2019 तक की क्या प्रभाव पड़ा, ऐसी जगह पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज कर सकते हैं। या मोदी सरकार का 2014 से लेकर अभी तक क्या प्रभाव पड़ा, हमने बोला ना, जो पहले हो चुका या जो हो रहा है, विच इज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट या विच इज हैपनिंग इन द राइट नाउ, वहां पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है, इट कैन बी, नोट कर लीजिए सब पॉइंट, इट कैन बी स्टैटिक और इट कैन बी डायनेमिक इन नेचर। ये स्टैटिक भी हो सकती है, ये डायनेमिक भी होती है। इट कैन बी स्टैटिक इन नेचर, इट कैन इन डायनेमिक इन नेचर। तो ऐसी सभी घटनाओं में जिसमें हम लोग और डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को और डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, विच इज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट या विच इज रनिंग इन द मार्केट, वी यूज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट कैन बी स्टैटिक इन नेचर, इट कैन बी डायनेमिक इन नेचर। इसका फायदा, मेरिट्स क्या होती है? This approach help to test the conclusion and finding arrived at on the basis of the laboratory studies. By using this approach, it is possible to substantiate existing theories and conclusion and modifying them. सीधी सी बात है, बहुत सरल है ये। And the direct contact between the researcher and the respondent brought about in this approach, this is very significant because researcher would be able to understand himself, clarify the problem to be studied. With the possibility of a direct contact with the respondent, the researcher is able to allocate all the relevant information and eliminate all the relevant factors. Limitation क्या है? Unless the researcher's experience, there is a every possibility of approach being misused. Hurried conclusion generalization may be found based on the inaccurate field data. फिर आया हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है जो पास्ट के इवेंट होते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाओं पर रिसर्च होती है, उनको बोला जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें हम लोग, इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म, नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म, ये जो बात अलग से लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड रिसर्च इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, बिकॉज क्योंकि ये मेन दो चीजों पर करती है डील, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटा नहीं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इसमें डेटा कलेक्शन होता है, वो लोग प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स दो तरीके से करते हैं। प्राइमरी सोर्स होता है रैलिक, रिमेन्स एंड द आर्टिफैक्ट्स। सेकेंडरी सोर्स होता है बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए या मैगजीन्स हो गए, जिसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी हो। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब है, एज द नेम सजेस्ट, in this approach, historical data is given importance to undertake the analysis and interpret the result. Following this approach, a researcher would collect the past data for his research. A scholar using the approach has to depend on the libraries for referring to the magazines or periodicals for collecting the data. मतलब ऐसी कोई रिसर्च कर रहा है, ऐतिहासिक रिसर्च है कि ताजमहल पर रिसर्च कर रहा है, महात्मा गांधी जी पर रिसर्च कर रहा है, भीमराव अम्बेडकर जी पर रिसर्च कर रहा है, तो गीता पर रिसर्च हो रही है बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में। तो ऐसी को रिसर्च करें। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिसर्च इज ऑल अबाउट द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड रिसर्च बिकॉज प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज बेस्ड होती है। प्राइमरी सोर्स होकर रैलिक, रिमेन एंड द आर्टिफैक्ट्स। इसका मतलब है कि महात्मा गांधी जी पर रिसर्च कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी का चरखा मिल गया, महात्मा गांधी जी की खुद की लिखी हुई किताबें मिल गई, ठीक है। तो रैलिक, रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट का मतलब जो ओरिजिनल चीजें उस घटना से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड रैलिक, रिमेन एंड आर्टिफैक्ट्स। सेकेंडरी डेटा उनके बारे में किसी ने बुक्स में लिखा है, किसी ने न्यूज़पेपर में लिखा है, किसी ने मैगजीन्स में लिखा है, किसी ने किताबों में लिखा है, किसी ने अलग अलग रिसर्च पेपर में लिखा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज। तो क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, इसमें इसकी क्रिटिसिज्म क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते नहीं है। सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी डेटाबेस पूरी रिसर्च होती है मैक्सिमम ये, तो हम लोगों को वही बातें मारनी होती हैं जो पुरानी रिसर्च होती है, उन्हीं को बेस मान के हम लोग रिसर्च करते हैं। तो जो ऑथर है, जिस किताब को बेस मानना है, उस किताब, वो ऑथर भी हो सकता है, उसकी बायसनेस कभी कभार सामने आ जाती है। अगर वो बायसनेस हो गया कि किसी भी महात्मा गांधी जी को लेकर या अब्दुल कलाम जी को लेकर या ताजमहल को लेकर या लाल किला को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जेन्युइननेस नहीं आ पाता। अगर उसने कुछ गलत लिखा होगा तो आप गलत पढ़ोगे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का इसीलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बिकॉज पूरी सेकेंडरी डेटाबेस रिसर्च होती है। सेकेंडरी डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, तो ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, जो जैसे पुराने ऑथर से जो लिखा है हमको उसी को मानना पड़ता है, वो सही लिखा है या गलत लिखा है। दिस अप्रोच alone is relevant to certain type of research, for example to understand a trend in the Indian export। समझ गए? तो बहुत ऐतिहासिक रिसर्च के लिए हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च का प्रयोग करते हैं। फिर आया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम लोग कहाँ यूज करते हैं, देखिए
जो हम लिख रहे हैं वही नोट कर लीजिए। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज होती है, सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटीज इसी रिसर्च में होती है। एंड वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस बनाना सबसे कठिन, वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम हाइपोथेसिस। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछो सबसे ज्यादा कठिन हाइपोथेसिस बनाना किसमें होता है, इसी में होता है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज, वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम द हाइपोथेसिस। बट इसके अलावा मुद्दा ये है, बट इट्स वेरी इजी टू मेक न्यू डिस्कवरीज, आप नया डिस्कवरीज बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्यों? अभी आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आप एक्सप्लोरेटरी, मतलब टू यू जस्ट वांट टू बी एक्सप्लोर एनी वेरी न्यू थिंग। सपोज दैट आप रिसर्च कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है, या किसी पर्टिकुलर जंगल में ये जो अ पर्टिकुलर वो एनिमल है या नहीं है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑल अबाउट टू एक्सप्लोर द वेरी न्यू थिंग। दैट इज द थिंग कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम द हाइपोथेसिस एंड बट इजी टू मेक न्यू डिस्कवरी। सीधी सी बात है, अब मान लीजिए हम जंगल में गए, अब जो पर्टिकुलर एनिमल को देखने का वो नहीं मिला, बट कुछ ना कुछ तो नया लर्निंग्स मिलेगा ही। तो नया लर्निंग्स बहुत होता है, इजी टू मेक द न्यू डिस्कवरीज बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑल अबाउट टू एक्सप्लोर द वेरी न्यू थिंग्स। सो क्लियर? Exploratory research studies very more flexible and highly informal. There is no formal approach to the exploratory studies. Exploratory studies don't imply the detailed questionnaire. These studies will not involve probability sampling plan. The following are the usual method of conducting the exploratory research: literature survey, experience survey, analyzing the inciting, the simulation, stimulating cases. फिर आया एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं ऐसे ही कि कौन सी रिसर्च है जो हमेशा हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम बाद में बनती है, सबसे पहले बनती है हाइपोथेसिस। तो इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद हाइपोथेसिस। इसमें हम लोग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। मतलब वी जस्ट वांट टू डू सर्टेन एक्सपेरिमेंट कि हम लोग इसमें रिसर्च, एक वो होता है ना, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि एज वेरीज द आईक्यू। उम्र के बढ़ने से नॉर्मल सबका मान्यता है कि उम्र के बढ़ने से आईक्यू बढ़ता है, बट हमको एक्सपेरिमेंट करना है कि एज का आईक्यू पर फर्क नहीं पड़ता। या रेनफॉल अफेक्ट द एग्रीकल्चर, रेनफॉल के चक्कर में एग्रीकल्चर प्रभाव पड़ता है, बट यू जस्ट वांट टू बी प्रूव कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन द एग्रीकल्चर। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस, इट्स अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें दो वेरिएबल होता है, कंट्रोल्ड ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब दो वेरिएबल होता है, एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमको देखना पड़ता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चक्कर में डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दिस इज वेरी साइंटिफिक अप्रोच। इन दिस अप्रोच द रिसर्चर फर्स्ट डिटरमाइन द प्रॉब्लम टू बी स्टडीज, देन ही आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट द कॉजेज द प्रॉब्लम। ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। द प्रॉब्लम टू बी प्रूव्ड इज क्वांटिफाइड एंड टेकन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। The factor causing to the problem will be taken as a independent variable। जैसे IQ हो गया हमारा, एज हो गई हमारी इंडिपेंडेंट, IQ हो गया हमारा डिपेंडेंट। एज हमारा इंडिपेंडेंट है ना, अब उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। आप कुछ भी करिए, बर्थडे सेलिब्रेट करिए ना करिए, आपकी एज उम्र बढ़ता रहेगा। आप घड़ी रोक दीजिए कमरे में बैठ के, बट योर एज विल बी कंटिन्यूसली विल बी इंक्रीजिंग। तो जिसको पूरा कंट्रोल, जो बिल्कुल ही जिसपे कोई भी इंडिपेंडेंट है, जिसका कोई भी किसी फैक्टर का फर्क नहीं पड़ता है बढ़ने घटने का, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट फैक्टर। Then the researcher studies the causal relations between the dependent and the independent variable. Is also able to specify what extent the dependent variable। हम लोगों को देखना है कि कैसे, इसको छोड़िए या इसको हम बता रहे हैं आपको, एज वेरीज द IQ। एज के बढ़ने से IQ बढ़ता है, मान्यता है। एज हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। हमको ऐसी रिसर्च करनी है कि हमको बताना है, कुछ ऐसे लोग ऐसे बच्चे उठाएंगे जो कम एज के हैं। 50 बच्चे ऐसे उठाएंगे जिनकी एज 5 साल से नीचे है, कुछ लोग उठाएंगे जिनकी 18 साल से ज्यादा की एज है, 50 लोग। देन विल ट्राई टू प्रूव इट आउट। हम लोग विल ट्राई टू प्रूव, हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे कि कुछ ऐसे बच्चे को, उनको जो स्पेसिफिक कंडीशंस में रखेंगे, दे आर हैविंग देयर मोर IQ एज कंपेयर टू द पीपल्स हु आर हैविंग मोर देन द 18 ईयर एज। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अगर एज वैरीज द IQ की बात कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, कोई नया प्रयोग कर रहे हैं,
इट्स वेरी साइंटिफिक रिसर्च। या रेनफॉल अफेक्ट द एग्रीकल्चर, हम दिखाएंगे कि रेनफॉल का एग्रीकल्चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रेनफॉल अच्छी हो बुरी हो, बट एक्चुअली में होता है। अमेरिका ने ड्रॉट फार्मिंग, सूखी खेती, बिना पानी के चावल उगाना शुरू कर दिए थे। भारत में मान्यता है, एजम्पशन है कि अगर फसल, अगर चावल की खेती अगर अच्छी कर रही है तो अगर पानी बारिश अच्छी होनी चाहिए। बट अमेरिका हैज प्रूव्ड, यूएसए हैज बीन प्रूव्ड देयर इज ए पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्रॉट फार्मिंग आल्सो, तो दे हैव डन एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके फायदे क्या होते हैं? दिस अप्रोच प्रोवाइड a social scientist as a reliable method. It's observed under the given conditions to evaluate the various social program. This is the one of the best method of measuring the relationship between the variables. This approach is more logical in the constraints. The conclusion drawn but of the research based on the approach is well received. It helps to determine the cause-effect relationship. मैंने पहले बता दिया आपको. Following this approach, researcher could indicate the clearly the areas of the future research also. लिमिटेशन क्या? जब तक कि रिसर्चर बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये रिसर्च यूज नहीं कर पाएंगे। बाय रिलाइंग मोर ऑन दिस मॉडल, दिस अप्रोच मे नॉट ऐड एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू द नॉलेज। फिर वो डायग्नोस्टिक स्टडी, इसको छोड़ दीजिए, आपको सिंपल समझा रहे हैं इसको। यहाँ पे डायग्नोस्टिक होता है टू डायग्नोज द, सुधीर कुमार हेलो जी, टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। मुख्यता, ये मुख्यता वैसे सब पहले मेनली भी यूज इन साइंसेज। विज्ञान में क्या होता है, मेडिकल साइंसेज, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले आपने बोला कि हमको फीवर है, वो बोलता है ठीक है 2-3 दिन दवा लो ठीक हो जाओगे, नहीं ठीक हुए फिर कहता है आप जाइए टेस्ट करा के लाइए, 2-3 टेस्ट लिखेगा, तो प्रॉब्लम को डायग्नोज करेगा, फिर उसको क्योर करता है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द डिस्क्रिप्टिव बट इज अ वेरी डिफरेंट फोकस। इट डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्कवरिंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट कैन बी डन अबाउट, क्यों बुखार आ रहा है, क्या हो रहा है। इट एम्स आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। लोग प्रॉब्लम का कारण पता करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक। फिर अगली आई प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। कुछ रह गई है इंपॉर्टेंट हमने आपको सब बता दी। प्रोग्नोस्टिक होती है, डायग्नोस्टिक होती है कि मान लीजिए कि कोविड आया, कोरोना हुआ, कोरोना को एक इंसान से हटाना, कोरोना हुआ, हमने डायग्नोस किया, टेस्ट किया, कोरोना हो गया, उसको हमने खत्म कर दिया पर्टिकुलर इलाज करके। बट प्रोग्नोस्टिक रिसर्च होती है कि उस पर्टिकुलर डिजीज को पूरी सोसाइटी से हटाना, वैक्सीन ही लगा दो आप उसको। तो कोरोना की दवा के लिए जो आ रही थी कि किस पर्टिकुलर दवा से कोरोना का मरीज ठीक होगा, दैट इट माइट कॉल डायग्नोस्टिक। बट पूरी ब्रीड खत्म करना, उसको पूरे समाज से खत्म करना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। क्लियर? तो डिस्क्रिप्ट हमारा टॉपिक हो गया, रिसर्च प्रोसेस हो गया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो गया, रिसर्च मीनिंग हो गया, रिसर्च डिजाइन हो गया, रिसर्च मेथड्स हो गया। अगला आया सैम्पलिंग। यहां तक कोई डाउट है जल्दी बताइए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट टू टेल मी? Anybody is having any doubt, please to tell me. किसी को किसी पे कोई डाउट जल्दी से बताइए, अदरवाइज वी हैव टू बी स्टार्ट, क्योंकि टाइम कम बचा है, बहुत सारे टॉपिक्स अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। चलो आगे, अगला हो गया सैम्पलिंग। पॉपुलेशन यूनिवर्स इन स्टैटिक डिनोट द एग्रीगेट फ्रॉम दिस सैंपल आइटम। तो ये पूरी दुनिया में 700 बिलियन पीपल्स आर लिविंग, 700 करोड़ लोग रह रहे हैं। उसमें से आपको रिसर्च करना है तो 150 लोगों पे ही करना है, 200, 500, 1000 लोगों पे करना है। किन 1000 लोगों से डेटा भरवाना है, दैट इज द थिंग कि वी हैव टू बी चूज सर्टेन सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड इंक्लूडिंग ऑल पीपल्स आइटम्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स और वन विश टू द अंडरस्टैंड।
because there is a very rarely enough time or money to gather the information from everyone or everything in a population. The goal becomes finding the representative sample of that population. तो पूरी दुनिया से भी cannot collect the data. We have to be find out very specific person where we can collect the data. Sampling frame is the list which the potential respondent are the drawn. Sample is a sample होता है 100, 200, 500 लोगों का जो sample है उसको हम लोग बोलते हैं sample. So sample is a smaller but hopefully collection of the units from a population used to determine truth about the population. Sampling होता है the process of learning about the population on the basis of sample drawn. जो particular sample हो गया whatever the suppose that you just need to pick the sample of the 100 people. जो 100 लोग आपको pick करना है all those 100 people you just want to pick, those 100 peoples को pick करने का जो तरीका यूज करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, that is called sampling. So there are 3 elements in a process of sampling: selecting the sample, collecting the information, making inferences about the population. Statistics क्या होता है? Values the obtained from a study of a sample, parameter such values from a study of population. फिर वो sampling का process क्या होता है? पहला हुआ defining the population of the concern, specifying a sample frame, sampling frame a set of items, specifying a sampling method for selecting item, determining the sample size, implementing a sampling plan, sampling and data collection. तो what are the essential कि हम लोग को इन 4 चीजें दिमाग में रखना है. रिप्रेजेंटेटिव, इंश्योर बाय द रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए. तो आप जो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जितने लोगों को उठा रहे हो, जिस कॉलोनी से अगर एक कॉलोनी में 10,000 लोग हैं और अगर 5 कॉलोनी है और आप लोगों को 100 लोग उठाने हैं, तो अगर 20 लोगों को उठा रहे हैं बट इफ यू आर जस्ट पिकिंग ओनली 20 पीपल फ्रॉम वन कॉलोनी, बट दोस 20 पर्संस शुड बी रिप्रेजेंट द होल सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव. Education data should be in an adequate number. Independency, same chances या independency or randomness. Data should be picked up in a randomly. And homogeneity, अगर 1 से 20 उठा रहे हैं सबसे 20 ही उठाइए, ठीक है. No basis differences in the nature of units. अब आया sampling methods, non probabilities, probability and mix, ठीक है. सबसे पहले judgmental sampling. Judgmental sampling on the basis of एक होता है probability, कुल मिलाकर समझिए. ये हो गई नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये हो गई भाई रैंडम सैम्पलिंग. तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग हम लोग बात करेंगे, ये हमारा आ गया नॉन रैंडम सैम्पलिंग का. जजमेंटल सैम्पलिंग का हुआ जजमेंटल पर्पसिव और डेलिबरेटली सैम्पलिंग. जजमेंटल सैम्पलिंग हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट यू आर पिकिंग द डेटा, दैट इज कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग. डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. अ सैंपल सिलेक्टेड विच इन्वेस्टिगेटर्स थिंक टू बी द मोस्ट टिपिकल ऑफ द यूनिवर्स. तो मतलब रैंडमली नहीं, आप अपने अनुसार पिक करो डेटा. मेरिट्स होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, स्टडी अननोन, अर्जेंट पब्लिक पॉलिसी द बिजनेस डिसीजन चाहिए आपको तब. डीमेरिट्स हो गई, पर्सनल प्रीजुडिस हो गई, पर्सनल बायसेस हो गई, आपको पता है किससे पिक करना किससे पिक करना, आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है. नो ऑब्जेक्टिव ऑफ वे ऑफ इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट. रिजल्ट की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती. सेकंड वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली. कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूनिट selected neither by probability nor by the judgment. Merit useful in a pilot study. Demerit result usually bias है. मतलब आप कर रहे हो कि suppose that study of the impact of the shopping mall on the consumer buying behavior, कि शॉपिंग मॉल का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट पड़ा. सपोज दैट आपके शहर में 10 शॉपिंग मॉल है, आपको 100 लोगों का डेटा करना है. आप क्या कर रहे हैं, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो आपके पास में शॉपिंग मॉल पड़ा आप उसके पास चलेगा. तो कोई डेटा सही कलेक्ट नहीं हुआ पूरे शहर का. शहर सही डेटा कब आता है, जब आप सभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करके लाते हैं. बट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो सैंपल पे करते हैं उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग. द क्लास ऑफ द 100 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट आपको उठाने, कोई 20 स्टूडेंट आपने ये वाले उठा लिए, ये वाले उठा लिए, जो भी कन्वीनियंस लगे आपको. फिर कोटा सैंपलिंग, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. कोटा सेटअप्स अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द कोटा सिलेक्शन डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट. रिजर्वेशन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कोटा सैंपलिंग. 27% ओबीसी को चला गया, 21% एससी एसटी को चला गया. अगर 100 सीटें हैं तो 27% ओबीसी होंगे, 21% एससी एसटी होंगे, बच्चे वो जनरल होंगे. तो आपने कोटा फिक्स कर दिया, 100 लोग हैं कि 60 मेल भरेंगे, 40 फीमेल भरेंगी, तो उससे ज्यादा भर ही नहीं सकते. कोटा सैंपलिंग अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है. यू कैन फिक्स इट आउट द कोटा सर्टेन डिपेंडिंग ऑन द एनी कैरेक्टरिस्टिक्स. स्नोबॉल सैंपलिंग होती है. स्नोबॉल सैंपलिंग हम लोग जब यूज करते हैं जब बहुत स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च कर रहे हैं. आप मान लो कोई ड्रग्स एडिक्शन पर रिसर्च कर रहे हैं, आप
कोई पर्टिकुलर डिजीज पर रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज की जाती है। स्पेशल नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड व्हेन यूज द डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी रेयर। कि मतलब आपको पता है कि आप मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन का उनकी साइकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप चाहकर भी किसी से नहीं पूछ सकते कि आप ड्रग्स लेते हो नहीं लेते हो। तो आपने क्या करा, आपने जो क्वेश्चन भरा है 20-25 क्वेश्चन आपको भरवाने, आपने अपने 3-4 दोस्तों को बोल दिया कि आपके जो नोन में कोई हो जो ड्रग्स लेते हो उनसे क्वेश्चन भरवा लीजिए। तो इट मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और पोस्ट प्रोवेटिव टू लोकेट द रिस्पॉन्डेंट इन दिस सिचुएशन। स्नोबॉल सैम्पलिंग रिलाइज ऑन द रेफरल्स फ्रॉम इनिशियल सब्जेक्ट टू द जनरल एडिशनल सब्जेक्ट। अपने रेफरल दे दीजिए। स्नोबॉल सैम्पलिंग के स्टेप्स क्या होता है, मेक द कॉन्टेक्ट विद 1 or 2 केसेस इन द पॉपुलेशन, आस्क देम केसेस टू आइडेंटिफाई द फर्दर केसेस, आस्क देम द न्यू केसेस टू आइडेंटिफाई द फर्दर न्यू केसेस, स्टॉप इन ईदर no new cases are given or the sample is large as manageable। मेरिट्स होती है एक्सेस टू डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशन, डिमेरिट्स है नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड विल रिजल्ट इन अ बायस सैम्पलिंग, इट्स अ सेल्फ सिलेक्टिंग। अब आ गई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड व्हेन द एवरीबॉडी विल गेट द इक्वल चांस टू सिलेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। समझ गए, जब जहां पर सभी को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने को, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहला होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ईच यूनिट हैज द इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, चांसेस डिटरमाइन व्हिच आइटम शैल बी इंक्लूडेड। आपको मान लीजिए 100 बच्चे स्कूल में 1000 बच्चे, आपको 10 बच्चे उठाने हैं, तो कहीं कोई भी 10 बच्चे उठा लीजिए आपने ऐसे ही नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम। The sample is a simple random sampling is any of the following is true, all items selected independently, at each selection all remaining items have some same chance of being selected, all the possible samples of given size are equally likely to be selected। लॉटरी मेथड नहीं होता, उसको भी सिंपल रैंडम बोल सकते हैं कि सबके नाम की पर्ची डाल दी, 10 पर्ची उठा ली, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम। कोई लॉटरी मेथड हो गया विद रिप्लेसमेंट बेस, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। सिंपल रैंडम की मेरिट्स क्या होती है, नो पर्सनल बायसनेस होती है, सैंपल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, एक्यूरेसी कैन बी एक्सेस, डिमेरिट्स होती है रिक्वायर्स कंप्लीटली कैटलॉग यूनिवर्स। फिर स्टेटाफाई रैंडम सैम्पलिंग, स्टेटाफाई सैम्पलिंग में कहाँ यूज करते हैं, जहां पर आपको हेट्रोजीनियस डेटा से होमोजीनियस डेटा बनाना पड़ता है, वहां पर हम लोग स्टेटाफाई सैम्पलिंग यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्स को डिफरेंट स्टेटा बना लेते हैं, उन कुछ स्टेटा आपने स्टेटा बना लिया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन थिंग, इनकम के बेसिस पे बना लिया कि 0 से 2 लाख, 2 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, 15 से 20 लाख, 20 से 25 लाख। तो व्हाट वी कैन डू, जब हमारे हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस पॉपुलेशन करना होता है, वहां पे हम लोग स्टेटाफाई सैम्पलिंग का यूज करते हैं। हम लोग मान लीजिए हमने कोई ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के बेसिस पर हमने बना लिया, फिर हमने 10 लोग इससे उठा लिए, 10 लोग इससे उठा लिए, 10 लोग इससे उठा लिए, 10 लोग इससे उठा लिए। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज चूजन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ईच ग्रुप। तो व्हाट वी कैन डू इन अ स्टेटाफाई सैम्पलिंग, पहले हमने पूरी पॉपुलेशन में व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक इट आउट सर्टेन स्टेटा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो उन स्टेटा से हम लोग कुछ सैंपल पिक कर लेते हैं। Issued involved in stratification based on the basis of the stratification, number of strata, sample size within the strata। मेरिट्स होती है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है, ग्रेटर एक्यूरेसी आती है, ग्रेटर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। डिमेरिट्स, ऑटमोस्ट केयर इन डिवाइडिंग स्टेटा, स्किल्ड सैम्पलिंग सुपरवाइजर, आपको एक स्पेसिफिक कोई स्किल्ड इंसान चाहिए तभी आप रैंडम स्टेटा पर सैम्पलिंग यूज कर पाएंगे। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गई, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग इसको बोला जाता है। वही सिंपल रैंडम और सिस्टमेटिक रैंडम में अंतर यही है कि सिंपल रैंडम में कोई भी 10-100 लोग पिक कर लिए, सिस्टमेटिक रैंडम में मान लीजिए एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, आपने बोल लिया कि पहला बच्चा तो आपने पिक कर लिया रेंडमली, सपोज दैट, उसके बाद बोला कि हर 5वां बच्चा जो कॉलेज गेट पे एंट्री करेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन फिल करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक रैंडम। तो सिलेक्टिंग द फर्स्ट यूनिट एट अ रैंडम, देखिए भाई लिखा है, सिलेक्टिंग द एडिशनल यूनिट एट ए इवनली स्पेस इंटरवल, कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अवेलेबल। सिंपल एंड कन्वीनियंट, लेस टाइम कंज्यूमिंग, डिमेरिट, पॉपुलेशन विद द हिडन पीरियोडिक हो सकता है। फिर वो क्लस्टर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग टेक्निक विच द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्टेड डिवाइड इन द ग्रुप, क्लस्टर और रैंडम सैंपल ऑफ दिस क्लस्टर सिलेक्टेड। तो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है कि हम लोग पूरे इंटायर उसको पॉपुलेशन को हम लोग डिफरेंट क्लस्टर्स में बना देते हैं और पूरे क्लस्टर्स को उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। After cluster selected, then all units within the cluster are selected. No units from non-selected clusters are included in the sample.
क्लस्टर सैम्पलिंग को पूरे पॉपुलेशंस को हमने जो भी पॉपुलेशन पिक करना, वी कैन फाइंड आउट द सर्टेन डिफरेंट क्लस्टर्स ऑन द बेसिस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर हम उन्हीं क्लस्टर से क्वेश्चन भरवा लेते हैं। मेरिट्स होती है कि मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग, लार्जर सैंपल फॉर सिमिलर फिक्स कॉस्ट, लेस टाइम फॉर लिस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, रिड्यूस द ट्रैवल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। डिमेरिट्स होते हैं मे नॉट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट आर वेरी हाई। Try multi-state sampling. Sampling process carried out in various stages. An effective strategy because it banks on a multiple randomization used frequently when a complete list of all members of population doesn't exist is inappropriate. हम लोग डिफरेंट स्टेजेस में सब सैम्पलिंग करते हैं, उसको बोला जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मतलब एक डॉक्टर ने दवा दिया, मान ली कोई पर्टिकुलर डिजीज है, वो देखना चाहता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन ऑन पर्टिकुलर डिजीज। तो उसने पहले दवा देने के 8 दिन बाद चेकअप किया, फिर 10 दिन बाद चेकअप किया, फिर 8 दिन बाद चेकअप किया, फिर 8 दिन बाद चेकअप किया। तो हम लोग जब डिफरेंट स्टेजेस में डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज और मल्टी फेज सैंपलिंग। मेरिट्स क्या है? इंट्रोड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी इन द सैम्पलिंग मेथड, इनेबल द एग्जिस्टिंग डिविजन्स, लार्जर एरिया कैन बी कवर्ड वैल्यूएबल इन द अंडर डेवलप्ड एरिया। डिमेरिट्स क्या? लेस एक्यूरेट होती है लेस एक्यूरेट, सीधी सी बात है। ये हो गया सैम्पलिंग। अगला आया स्केलिंग। यहां तक कोई डाउट तो बताइए। Anybody is having any doubt, please do tell me. अगला बात करते हैं स्केलिंग। द मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग टेक्निक हेल्प। स्केल मतलब होता है कि पैमाना, आपको कोई भी चीज मापना है, कोई चीज नापना, कोई पानी रखा बकेट में, कैसे पता लगे कितने किलो है, कितना लीटर है, किसी कितनी हाइट है, वी हैव सर्टेन स्केल्स आर रिक्वायर्ड। तो ऐसे डेटा के लिए हमको स्केलिंग, डेटा तुम्हारा जो आता है वो रॉ डेटा आता है, वो रॉ डेटा को हमको सर्टेन कहीं ना कहीं उसको कलेक्ट करना पड़ता है। एक स्केल के तहत हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। इट्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग। देखिए इंट्रोडक्शन, एज वी डिस्कस अर्लियर, डेटा कंसिस्ट ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लाइक प्राइस, इनकम, सेल्स, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लाइक नॉलेज, परफॉर्मेंस, कैरेक्टर। The qualitative information must be converted into numerical form for further analysis. This is possible through the measurement and the scaling techniques. तो scales होते हैं issued in a attitude measurement, what to be measured, who is to be measured, the choice available in the data collection techniques. Labels के scale होते पैमाना। Their label of the measurement refers to the relationship among the values. Mainly 4 स्केल होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल को मतलब होता है कि जहां पर हम लोगों के नॉमिनल स्केल सबसे लेस सिग्निफिकेंस होता है, इज द क्रूडेस्ट अमॉन्ग द ऑल मेजरमेंट स्केल, बट इट इज द सिंपलेस्ट स्केल। इन दिस स्केल द डिफरेंट स्कोर्स ऑन मेजरमेंट सिंप्लीफाई इंडिकेट द डिफरेंट कैटेगरीज। द नॉमिनल स्केल डजंट एक्सप्रेस एनी वैल्यू, द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू वेरिएबल्स। तो नॉमिनल स्केल्स केवल हम लोग वहीं पर अप्लाई करते हैं। नॉमिनल स्केल्स का मतलब मेन मुद्दा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेटा। जब आइडेंटिफिकेशन में डेटा करते हैं वहां पर नॉमिनल स्केल का यूज करते हैं। तो बास्केटबॉल की प्लेयर के जो टी शर्ट्स के, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, उनके टी शर्ट के पीछे एक नंबर लिखा होता है, दैट नंबर डजंट बिलोंग टू एनी रैंकिंग्स। ये तो आधार कार्ड का नंबर है, हर इंसान का एक इंडिविजुअल रैंक नंबर होता है, क्यों दिया गया है, विच इज बेसिकली फॉर द आइडेंटिफिकेशन। दैट पर्टिकुलर नंबर डजंट सिग्निफिकेंस ऑफ एनीथिंग। तो नॉमिनल स्केल्स का मतलब है सिंप्लीफाई गिविंग सर्टेन रैंक्स, सिंप्लीफाई गिविंग सर्टेन नंबर्स टू आइडेंटिफाई द डेटा, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल, जैसे कि क्लास, एक ही एग्जाम्पल चारों समझा रहे हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं, तो रोल नंबर 1 2 3 4 सबको दिया है। रोल नंबर का मतलब ये नहीं कि रोल नंबर जिसका 1 है वो क्लास का टॉपर है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल हुआ कि क्लास में 100 बच्चों का टेस्ट लिया, 100 बच्चों का टेस्ट लेने के बाद मार्क्स आए होंगे, जिसके मैक्सिमम मार्क्स है उसके 1 नंबर, जिसके उससे कम आए 2 3। तो ऑर्डिनल स्केल इज ऑन द बेसिस द रैंकिंग्स व्हिच वी आर गिविंग, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल में हम लोग देखते हैं कि 100 बच्चों का टेस्ट लिया, 100 नंबर का, देखेंगे हम लोग 0 से 10 बच्चों के कितने नंबर आए, 10 से 20 वाले बच्चे कितने हैं, 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले। तो इन अ इंटरवल स्केल वी ऑलवेज ट्राई टू accumulate data in a different intervals, in a different segments.
रेशियो इसके लिए भी, और इट्स ऑलवेज कि 100 बच्चों का टेस्ट लिया, 100 नंबर आए, 100 मैक्स नंबर का मैक्सिमम लिया, हम लोग बीसेस वांट टू बी सी द रेशियो बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर। रेशियो इसके लिए द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मेजरमेंट स्केल, दिस हैज द प्रॉपर्टीज एट द इंटरवल स्केल टुगेदर विद द फिक्स और 0 पॉइंट। हमको देखना है कि एक सबसे किससे डबल नंबर आए हैं, कि हे गॉड, मतलब सपोज दैट ABCDEFG बच्चे हैं, ए गॉट द ट्वाइस नंबर ऑफ V, तो रेशियो स्केल बिजनेस वांट टू बी स्टेब्लिश द रेशियो अमॉन्ग ऑल द डेटा, दैट इज कॉल्ड रेशियो स्केल। उसके अलावा टाइप्स ऑफ स्केलिंग्स में हमारे पास है कॉम्पिटिटिव स्केल, है नॉन कॉम्पिटिटिव स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल देख लीजिए। वह नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम, क्यू शॉट, ये कॉम्पिटिटिव में आता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, आइटमाइज, लिकट, सेमेंटिक और स्टेपल। लिकट स्केल हमारा होता है 5 पॉइंटर स्केल होता है, ये नोट कर लीजिए। जब हमको क्वालिटेटिव डेटा से क्वालिटेटिव में जाना होता है, किसी इंसान का एटीट्यूड जज करना है, किसी इंसान का मेजरमेंट, किसी इंसान का बिहेवियर जज करना है, वहां पर लिकट स्केल का यूज किया जाता है। सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल हमारा 7 पॉइंटर होता है, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये हो गया हमारा बेसिक स्केलिंग में, और डिटेल में आगे जाएंगे कभी। बच्चों को हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा पे चलते हैं। हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा कलेक्शन इज ऑल अबाउट, देखिए ना, डेटा को कलेक्ट करने के लिए वी हैव टू बी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वी हैव टू सर्टेन डेटा कलेक्शन। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द रिसर्चर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। So the task of data collection begin after research problem has been defined in the research। डेटा कलेक्शन के दो मुख्यतः मेथड होते हैं, एक प्राइमरी डेटा, एक दूसरा सेकेंडरी डेटा। विच डेटा टू कलेक्ट, हाउ टू कलेक्ट, हु विल कलेक्ट द डेटा एंड व्हेन टू कलेक्ट द डेटा। द सिलेक्शन ऑफ मेथड फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, क्रेडिबिलिटी क्या होगी उसकी, एनालिसिस कैसे करेंगे, रिसोर्सेज क्या है, स्किल ऑफ द इवैल्यूएटर भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। दो मुख्यतः डेटा है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमारा वो डेटा होता है, ऑल दोस डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। भाई हम लोग अगर बात करते हैं, प्राइमरी डेटा होता है ऑल दोस डेटा विच यू आर कलेक्टिंग द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा और दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द ओरिजिनल इन कलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा और दोज विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जो डेटा पहले से मार्केट में है, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, उसमें आपका ऑडियो विजुअल्स में बात करेंगे, जर्नल्स में बात करेंगे, थीसिस में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के मेन मेथड होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, शेड्यूल। सेकेंडरी डेटा के हमारे बहुत सारे होते हैं भाई, न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गई हमारे, आर्टिकल्स हो गए, रिसर्च पेपर हो गए, जर्नल्स हो गए हमारे, वो हमारे सब होते हैं सेकेंडरी डेटा। इंपॉर्टेंट कौन कौन से? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन या शेड्यूलिंग। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ मेथड अंडर विच द डेटा फ्रॉम द फील्ड ऑफ कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द ऑब्जर्वर बाय पर्सनली गोइंग टू द फील्ड। जब ऑब्जर्वर खुद मार्केट में जाके डेटा कलेक्ट करता है या फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल डेटा। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड वही होता है। इन द वर्ड्स ऑफ पीवी यंग ने क्या बोला? ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक व्यू coupled with the consideration of the seen phenomena। whatever you are observing actually in individually, जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशनल डेटा। स्टेप्स क्या होता है? डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी ऑब्जर्व, सबसे पहले आपको देखना है क्या आपको ऑब्जर्व करना है। देन सिलेक्ट द पार्टिसिपेट, द रैंडम सिलेक्टर सिलेक्ट करना है। कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन, वेन्यू क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, रिकॉर्डिंग मटेरियल क्या होगा, टेक द फोटोग्राफ, कंपाइल द डेटा कलेक्शन, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा कलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स फॉर। ऑब्जर्वेशन हमारी 4-5 टाइप की होती है। एक होती है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन होती है, आपको पता होता है कि पहले से क्या आप ऑब्जर्व करना है, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द केयरफुल डेफिनेशन ऑफ द यूनिट टू बी ऑब्जर्व, स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। अंदर अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन होती है, आपको बोले
कि जाइए कि एक शॉपिंग मॉल में जाइए 10 चीजें ऑब्जर्व करके चले आइए, तो उसे तो पता नहीं क्या 10 चीजें ऑब्जर्व करके चले आएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एटीट्यूड, you are going to analyze those different 10 things through a participant observation. When the observer is member of the group which he is observing them, it is called participant observation. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है कि जब हम लोग ऑब्जर्वर खुद अपने आप पार्टिसिपेट करता है ऑब्जर्वेशन। सपोज दैट आप रिसर्च कर रहे हो कि इम्पैक्ट ऑफ impact of the, suppose that ki impact all those persons who are living in the hill station, you just want to be see the impact of those psychologies, कि आपको देखना है कि जो लोग हिल स्टेशन पर रहते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है। ठीक है, तो आपको आप किसी से जाकर पता लगा नहीं सकते हो, आप खुद वहां पे जा रहे हो, 2 महीना 3 महीना समय बिता रहे हो, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज व्हेन द ऑब्जर्वर इज मेंबर ऑफ द ग्रुप व्हिच इज ऑब्जर्विंग, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये आप कोई भी ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है खुद से जाकर आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये आप देख रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द सपोज आर्टिकल 370 तो अबॉलिश हो गया, या जो भी कश्मीर में लड़ाई झगड़ा होता है, we just want to see the impact of the particular India Pakistan war on the psychologies of the Kashmiris। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का कश्मीरीज के साइकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ऐसे तो समझ नहीं पाओगे, वहां पर जाइए 2-3-4 महीने रहिए, आप दोनों कंडीशन समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है कि व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग पीपल विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन टू देम, दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल है, सपोज दैट कि पुलिस वाला आया कॉलोनी में और सिविल ड्रेस में आया और नॉर्मल कपड़ों में आया और वो इंफॉर्मेशन गैदर करके चला गया। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कि कोई और जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता नहीं चल पाता है कि somebody is observing, that is called नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिर वो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, व्हेन द ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस इन अ नेचुरल कंडीशन। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इट इज डन टू गेट द स्पॉन्टेनियस पिक्चर ऑफ द लाइफ एंड द पर्सन। भाई कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि आपको पहले तो बता दिया कल स्कूल में चेकिंग होगी, हमने बता दिया कल स्कूल में चेकिंग होगी या कल पर्टिकुलर हॉस्पिटल को कोई चेक करने आ रहा है, इंस्पेक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लोग उसके जो भी कमियां होती है लोग उसको दूर कर लेता है। आपने देखा ही होगी कोई नेता बेता तो विजिट करता है, रातों रात रोड पर जाती है। व्हेन द ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज प्लान विद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, दैट इट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ये हो गई मेरी पूरी ऑब्जर्वेशन। एडवांटेज का प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा, ऑल डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वेरी यूजेबल, the observational techniques can be stopped or begun at any time, it's a very relatively inexpensive। disadvantage क्या होता है, interviewing selected the subject may provide more information economically, it is very expensive, लोग कहते हैं limited information extensive, ये वैसे एक्चुअली नहीं होता। सेकंड है इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरव्यू तो पता ही आपको, द इंटरव्यू मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन ऑफ द ओरल वर्बल स्टिमुलाई, रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ द ओरल वर्बल रिस्पॉन्सेज। तो स्टेप्स फॉर इफेक्टिव इंटरव्यू, प्रिपेयर द इंटरव्यू शेड्यूल, select the sub-select and key respondent, conduct the interview, analyze the interpreted data, collect from the interview। बेसिक है। क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू। इन दिस केस सेट ऑफ द प्री-डिसाइडेड क्वेश्चंस आर देयर। यूपीएससी में मेनली स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, अच्छी नौकरी में पहले से एक प्री-डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेनली मुख्यतः वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्री-डिसाइडेड होते हैं। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली जो दिमाग में है कुछ भी कहीं से पूछ लिया। फोकस इंटरव्यू द अटेंशन इज फोकस ऑन द गिवन एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड इट्स पॉसिबल इफेक्ट। हम लोग स्पेसिफिक चीज पे फोकस करके इंटरव्यू लेते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन, तो सो वी टेक द फोकस इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू कंसर्न विद द ब्रॉड अंडरलाइंग फीलिंग और मोटिवेशंस और विद द कोर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस, किसी इंसान के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में एक साथ 10-12 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वेदर द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो नॉर्मली है। क्वालिटेटिव हो गया कुछ चयनात्मक, क्वांटिटेटिव हो गया कुछ न्यूमेरिकली कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं। इंडिविजुअल इंटरव्यू बेकार है, कोई मतलब नहीं है। एडवांटेज, मोर इन्फॉर्मेशन, ग्रेटर डेप्थ कैन बी ऑब्टेन, कुछ भी पूछ सकते हैं। रेजिस्टेंस में भी ओवरकम बाय स्किल्ड इंटरव्यू, अगर कोई अच्छा इंसान होगा इंटरव्यू लेने वाला तो सब कुछ रेजिस्टेंस बिल्कुल ओवरकम हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। डिसएडवांटेज, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इंटरव्यू बायसनेस, अगर वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो बायस हो गया, रिस्पॉन्डेंट बायस हो गया, सही से नहीं बता रहा, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है बहुत ज्यादा। एक ही करके अगर सब इंसान का इंटरव्यू लेंगे
बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चनियर हो गया, क्वेश्चन हमने एक बार बना लिया। The questionnaire is sent by the post or by mail to the persons concerned with a request to answer the questions and return the questionnaire. A questionnaire consists of a number of questions printed in a definite order on a form. पहले prepare the questionnaire, formulate and choose type the questions, order them, write instruction, make copies, then select your respondent, randomly select करिए, administer the questionnaire, data, date, venue, tabulate the data collected, then analyze the interpret the data. एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव, आता नहीं है कि आपको जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड और फिक्स, दिस अलाउज द रिस्पोंडेंट टू चूज वन ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, ठीक है, चेन्नई। तो इट इज क्लोज एंडेड। इसमें दो होता है डायक्टोमस और मल्टीपल, अभी दोनों आगे बताएंगे आपको, ठीक है। डायक्टोमस मल्टीपल चॉइस होता है, देखिए ओपन एंडेड होता है सब्जेक्टिव, क्लोज एंडेड जहां पर आपको एक आंसर लगाना, मल्टीपल चॉइस जहां पर आप देखिए यूजीसी में जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल तो मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस होते हैं। मल्टीपल में जहां पर एक से ज्यादा आंसर लगा सकते हो, एक से ज्यादा जहां पर आप ऑप्शन लगा सकते हो, आंसर लगा सकते हो, उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस। डायक्टोमस होता है, डायक्टोमस में जहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। When you just want to be see the impact in a positive or negative, true or false, yes or no, we use the Dictomas questionnaire. मल्टीपल बता दिया आपको, एक क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, एक होता है पिक्चोरियल क्वेश्चनर। पिक्चोरियल हो गया, हमने कोई आपको एक फोटोग्राफ दिखा दिया, फिर बोल दे दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ बिलोंग्स टू दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, या दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कर्नाटक या बैंगलोर वाले में ताजमहल दिखा दिया। आपको पता है कि ताजमहल आगरा से होता है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, मुंबई या दिल्ली, तो दैट इज कॉल्ड पिक्चोरियल। कि we will put it out certain photos, you have to recognize those photos, that is called pictorial. So what are the essential of a good questionnaire? Should be short and simple, follow a sequence of questions from easy to difficult, technical terms should be avoided, should be provided the adequate space for answers in a question, sequence must be clear, directions regarding the filling of the question should be given, physical appearance, quality of the paper, color. एडवांटेज लो कॉस्ट होती है, आप एक टाइम में आपने पेपर बनाया, एक टाइम में 1000 लोगों को बैठे हुए किसी सेमिनार हॉल में आपने 10 मिनट दिए, लोग 10 मिनट पूरा क्वेश्चन भर के दे सकते हैं। फ्री फ्रॉम द इंटरव्यू बायसनेस, आपको व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉलो, एवरीवन कैन बी फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल अनुभव सर अनअकैडमी, तो वहां पर आपको वी विल प्रोवाइड टू द पीडीएफ, ठीक है, आपको पीडीएफ भेज देंगे। Respondent have the adequate time to think through the answers. Respondent who are not easily approachable can also be the reached. आप यहाँ से बेटा आदमी अमेरिका में बैठे हुए उसको ईमेल कर दीजिए आप। लार्ज सैंपल कैन बी यूज, हो सकता है पूरे भारत से सैंपल लेना तो भी आप घर बैठ के ईमेल करके सैंपल ले सकते हैं। डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। द रिस्पॉन्डेंट नीड टू बी एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव, यार इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। दिस मेथड इज स्लो, पॉसिबिलिटी ऑफ द अनक्लियर रिप्लाईज, हाँ बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते। शेड्यूलिंग इज जस्ट लाइक क्वेश्चनियर, शेड्यूलिंग और क्वेश्चनियर में केवल डिफरेंस यही है, क्वेश्चनियर क्या होता है बच्चों, क्वेश्चनियर में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो लोग, जो जनता होती है वो बढ़ता है, बस शेड्यूलिंग में क्या होता है इन्यूमरेटर खुद से बढ़ता है। इट्स वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चनियर मेथड, दिस द मेन डिफरेंस इज दैट शेड्यूल्ड इज फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, देखिए लिखा है, हु इज स्पेशली अपॉइंटेड बाय द पर्पज। Enumerator goes to the respondent, ask them the questions from the question in the order listed, record the response. होता नहीं जो जनसंख्या गणने वाला पॉपुलेशन सेंसस वाला घर पे आता है, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, तो आप खुद से जाएंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे और टिक लगाएंगे, उस क्वेश्चन पहले से बना हुआ होगा, उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। Enumerator must be trained in administrating the schedule. Questionnaire generally is sent through the mail, no further assistance. Questionnaire is cheaper method, non-response is high, incomplete and wrong information is more, depend on the quality of the questionnaire. Scheduling is filled by the enumerator, the research worker, costly होता है, non-response is very low, depend on the honesty of the enumerator, relatively more correct था, accuracy बहुत ज़्यादा होती है, quality data आता है हमारे scheduling से। This is all about the data of collection. So we have completed the research meaning, बहुत डिटेल में बात किया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव की मैंने बात किया, रिसर्च डिजाइन की बात किया, रिसर्च मेथड्स की बात किया, फिर हमने आपको रिसर्च डिजाइन में बहुत सारे रिसर्च डिजाइन की बात किया, बहुत सारे रिसर्च मेथड्स की बात किया, हाइपोथेसिस की बात किया,
सैम्पलिंग की बात किया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात किया, फिर हमने स्केलिंग की टेक्निक्स की बात किया, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात किया. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई सेल्फ. इन एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, कोई भी कैसा भी डाउट हो, प्लीज डू आस्क मी. जल्दी से बताइए कोई डाउट हो. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू आस्क मी. थोड़ा जल्दी से बताया क्योंकि हम कई बार पढ़ा चुके हैं इसको. डिटेल वीडियो अलग अलग लेक्चर की चाहिए तो आपको वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी. रोलियम सैटरडे संडे को वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर लाइव होते हैं. वैसे आई टेक द क्लासेस ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप आल्सो. यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप आल्सो. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी. जल्दी से पूछिए. जल्दी से बताइए कोई डाउट किसी को. बेटा वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर रात को 8 बजे और रात को 10 बजे रेगुलर क्लास होती है, आप देख सकते हैं. ठीक है बच्चा. Anyone is having any doubt, please do tell me. We have to be conclude the today's lecture. Sir, I want to make a research on the investigating psychology. Psychology for what? Arun sir, Arun, psychology for what? So we have to go. Anyone is having any other doubt? Arun sir, Arun, please complete your sentence, then I can tell you. Otherwise, we have now we just need to go, and we will meet you tomorrow, probably by the same time. Tomorrow I'll come. I'll come with the teaching aptitudes and the economics also. So once again, everyone, thank you so much for joining. Take care. Goodbye.